जैसे कि मैं पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादा दादी, हाँ जी। वो लोगों को अपने बच्चों से कि नाती पोतों से काफ़ी प्यार होता है। और जासूसी उपन्यास भी काफ़ी पसंद है, हाँ जैसे जी। वेद प्रकाश शर्मा जी के हो गए। हाँ जी। कठिनाइयाँ वैसे तो दृष्टि बाधित लोगों को आती रहती है वैसे। 91.2 एनआईवी छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात मेरी बात। नमस्कार, आदाब। मैं 91.2 NIVH हेलोदून से नरेश बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र बात कर रहा हूं। आप सभी का इस चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथी हैं गोविंद जी, जो बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं और हम चाहते हैं कि वो अपने साथ घटे कुछ घटनाओं को हमारे साथ शेयर करें, अपना अनुभव बताएं, ताकि हम उनके अनुभव से कुछ सीख सकते हैं। किसी ने कहा भी है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगाज करता हूँ गोविंद जी का। मेरे दोस्त गोविंद जी, स्वागत है आपका इस रेडियो में। धन्यवाद दिनेश जी। 91.2 NIVH हेलोडून के स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आज हम आपके साथ बातचीत शुरू करें गोविंद जी। जी बिल्कुल। तो आप प्रज्ञा चक्षु क्या बाय बर्थ थे, जन्म से थे, कि बाद में हुए, कोई चोट वोट लगी, कोई घटना घटी? थोड़ा बैकग्राउंड में आप हमें, हमारे श्रोताओं को ले चलिए। जी नरेश जी, मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित हुआ। अच्छा, आप जन्म से ही दृष्टिबाधित हुए हैं। तो मैंने देखा कई यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स या डॉगमा है कि जैसे रूढ़िवादिता है, पूर्वाग्रह है कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, या ये है। तो स्कूलिंग आपकी कैसे हुई? जरा स्कूल के बारे में आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई 12वीं तक, वो कैसे हुई, जरा हमारे दोस्तों को बताएंगे आप? जी बिल्कुल। स्कूलिंग मेरी थोड़ी लेट हुई, क्योंकि जैसे कि मैं पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादा दादी, हाँ जी। वो लोगों को अपने बच्चों से कि नाती पोतों से काफ़ी प्यार होता है। तो वो अपने सामने से मतलब दूर करना, मैं थोड़ा उनको दर्द होता है, तो इसलिए वो भेजना नहीं चाहते थे बाहर। तो और भ्रांतियाँ भी थी उन दिनों। हाँ जी। उनको लगता था कि जैसे कोई भी मतलब इस तरीके का जो दृष्टिबाधित होता है, वो किसी जगह बाहर चले जाते हैं तो वो सरकार के ही हो जाते हैं, तो उनको वापस नहीं करते। अच्छा। इस तरह की भ्रांतियाँ भी थी। तो इस वजह से मैं शुरू से तो नहीं जा पाया कहीं भी, लेकिन बाद में फिर गया। अच्छा, तो आपने इन भ्रांतियों को कैसे मतलब दूर किया, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, उसके बाद जब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत तो जगह जगह कैंप लगते थे हाँ जी। और बताया जाता था उनकी भाषाओं में, हम्म, क्षेत्रीय भाषाओं में ही, जिससे मतलब जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो भी समझ समझ पाए। सकें। हाँ जी। जी। तो इस वजह से धीरे धीरे उनका जो संदेह था वो दूर हुआ और मेरे को भेजा। अच्छा, तो आप शुरू में कहाँ गए थे? शुरू में मैं NAB नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड करके है, हाँ जी। गोलापार हल्द्वानी में। हाँ जी। हाँ जी। जी, वहाँ से। तो वहाँ से आपकी शिक्षा शुरू हुई? जी। कहाँ तक?
12वीं तक। 12वीं तक वहीं से पढ़ा। जी तो वो जो NAB है वो उसी के अंदर पढ़ाते थे आपको कि वहाँ से बाहर भेजते थे वो लोग आपको? जी, NAB आवासीय रिसोर्स सेंटर करके है, हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पर आवास की सुविधा मिलती है और हम्म, स्कूलिंग हमारी सेटल लोगों के साथ मतलब बाहर हम्म। जाते थे हम। तो वहाँ कैसे आप अपने आप को मैनेज कर पाते थे? आपको आपका अपना जो मैनेजमेंट था वो कैसे करते थे? आपके लिए खुद के लिए एक ब्रेल बुक होनी चाहिए और एक ब्रेल स्लेट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने दिल्ली में देखा कि दिल्ली सरकार ब्लाइंड बच्चों के लिए साइटेड स्कूलों में एक स्पेशल एजुकेटर रखती है और NCERT की बुक्स उनके स्कूल में पहुंचाती है। तो उत्तराखंड में तो इतना डेवलप हुआ नहीं, तो आपने कैसे उसको आगे बढ़ाया? जी, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। तो शुक्रिया आपका। जी, हम्म, वैसे जिन स्कूलों से मैं पढ़ा वहाँ पर स्पेशल टीचर तो नहीं थे, हम्म, लेकिन जहाँ मैं रहता था नैम में, हम्म, तो वहाँ पर थे, तो वो बताते थे जैसे ब्रेल पढ़ना लिखना हो गया। और जब हम स्कूल जाते थे हम्म। तो वहाँ पर वो जो भी बताते थे उसको हम लिख लेते थे आसानी से या रिकॉर्ड कर लेते थे, हाँ जी। उसके बाद उसको अपनी पढ़ाई। नहीं, सवाल यह है कि आप जब आप तो एक अल्पसंख्यक में आते हैं क्योंकि दृष्टिबाधित हैं, जी और जब साइटेड स्कूलों में जाते हैं वो एक बहुसंख्यक समाज में आता है। जी तो जैसे चीज़ें बहुसंख्यक समाज में वही अडॉप्ट की जाएंगी, उन्हीं को स्वीकार किया जाएगा जो मेजॉरिटी चाहती है। और आप अल्पसंख्यक हैं, अलग से डिमांड करेंगे। तो बुक्स आपको कैसे अवेलेबल होती थी वहाँ पर ब्रेल्स की, या किसी से आप पढ़वाते थे उन प्रिंट बुक्स को? जी, बुक तो नहीं होती थी ब्रेल में, हम्म, बाकी मतलब जैसे वहाँ चलता था वैसे ही चलते रहता था, हम उसको मैनेज कर देते थे। जैसे वो जो भी लेक्चर दे रहे हैं हम्म, उसको रिकॉर्ड कर दिया, हम्म। या वो धीरे धीरे बोल रहे हैं तो अगर हम लिख सकते हैं तो उनकी स्पीड के हिसाब से हाँ जी, तो उसको लिख लेते थे। लिख। जी अच्छा, तो ये जो आपके NAB वाले थे, स्पेशल एजुकेटर थे, जो भी साथी थे, वो क्या आपको हेल्प करते थे कोचिंग के लिए या ट्यूशन के लिए, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, जैसे हम अपनी क्लास स्टार्ट मतलब क्लास करके आते थे स्कूलों से, हाँ जी। तो उसके बाद जो होमवर्क दिया होता था या जो हमने वहाँ लिखा होता था उसमें वो हेल्प करते थे। ठीक। जी तो असाइनमेंट कैसे बनाते थे आप? अपना गृह कार्य कैसे संपन्न करते थे? जी, गृह कार्य वो कराते थे जो वहाँ स्पेशल टीचर होते थे जब हम तो आपको तो ब्रेल में नहीं देना पड़ता होगा ना उधर, क्योंकि वो ब्रेल तो उन लोगों को आती नहीं है। तो प्रिंट में आप किससे लिखवाते थे वो असाइनमेंट, गृह कार्य अपना? अच्छा, गृह कार्य। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, गृह कार्य हम ब्रेल में ही करते थे, इतना वो मतलब लेते नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था कि करके आओ, हाँ जी, तो फोर्स चल नहीं था जाता था। बहुत। जी जी अच्छा, तो आपने इंटर वहीं से किया। अब मुझे ये बताएं कि आपकी ग्रेजुएशन कैसे हुई, स्नातकोत्तर जो आपने किया जी वो किस तरह किया है, जरा कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को? जी, ग्रेजुएशन मेरी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से हुई है। हम्म। जी तो वहाँ पर कैसा रहा है कि पढ़ने पढ़ाने का? क्या पहाड़ों में आपको मिल जाते थे, राइटर मिल जाते थे, रीडर मिल जाते थे, या ब्रेल बुक्स अवेलेबल होती थी? तो कैसे मैनेज करते थे? और रिकॉर्डिंग लेते तो कहाँ से थे? अगर मान लो किसी बुक की रिकॉर्डिंग लेनी है आपको, जी तो वो कहाँ जाना पड़ता था आपको अपने अपने लिए सामग्री जुटाने के लिए? जी जी, ब्रेल बुक का तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। हम्म। हाँ, रिकॉर्डिंग बुक का मैंने NIEPVD में मेंबरशिप ले रखा है, टॉकिंग लाइब्रेरी लाइब्रेरी का, में। हाँ जी। तो यहाँ पर सारी मिल बुक जाए। है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की रिकॉर्डिंग, हाँ जी। तो यहाँ से लेता था मैं, अच्छा, तो उनको पढ़ के तो फिर करता किस था। चीज़ में पढ़ते थे आप? जी, डेजी प्लेयर में। हाँ जी। जी अच्छा, तो इस तरह आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। तो जी अब हम, ये तो आपने अपना बैकग्राउंड बताया, जी अब हम अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं कि आप ये बताएं हमें कि किन किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा। कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, तो जरा कुछ एक दो उदाहरण देकर आप कठिनाइयों के बारे में ज़रा थोड़ा सा मतलब प्रकाश डालें इस पर। जी बिल्कुल। हाँ जी। कठिनाइयाँ वैसे तो अ, दृष्टि बाधित लोगों को आती रहती है, वैसे खास करके जैसे हम
शहरी इलाकों में जाते हैं या कॉलेजों में, तो वहाँ पर जैसे जो लेक्चर हो रहा है अधिकतर जगह पर ऊपर शाम पाठ में ही पढ़ाया जाता है, तो उसको मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, और फिर नई जगह में चलने फिरने में तो ये कठिनाई होती रहती है। बाकी वैसे तो खास कुछ नहीं होगा मेरे साथ। अच्छा, जी आप जैसे स्कूल में एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक टीचर किसी हिंदी विधा के बारे में आपको बता रहा है, जी उसने बोला कि एक रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं, जी उन्होंने एक कविता है शक्ति पूजा, जी और यही बात उन्होंने लिख दी ब्लैक बोर्ड पर, जी जिसे आप श्याम पट बोल रहे हैं। जी आजकल जी तो खैर बिल्कुल, व्हाइट बोर्ड भी आते हैं जिसके ऊपर मार्कर से लिखा जाता है। जी बिल्कुल। वो बोलते हैं कि दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो इस पंक्ति को उन्होंने लिखा, आप कैसे इस बात को मानेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वही वो लिख रहे हैं? क्या आप पूछते थे कि आपने श्याम पट पे क्या लिखा या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, उनसे मैं बोलता था कि जो आपने ऊपर लिखा क्या लिखा, हाँ इसको जी। एक बार बोल दीजिएगा, अच्छा अच्छा। जिससे मैं इसको ब्रेस रेट में लिख अच्छा, कई लूँगा। बार पढ़ाई में यह होता है कि डायग्राम की दिक्कत होती है, हम लोग डायग्राम बनाते हैं या कुछ ग्राफिक्स बनाते हैं, मानचित्र बनाते जी हैं, जी जी तो उनको आप कैसे समझते थे डायग्राम्स को? जी, ये एक अच्छा सवाल है आपका। शुक्रिया, फिर से आपका शुक्रिया। जी, क्योंकि ये डायग्राम में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई। हाँ जी। वैसे जो मैं 10वीं तक पढ़ा था, तो मेरी मैथ्स और साइंस भी थी, हाँ जी। तो मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई। अच्छा ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता था। अच्छा। हालाँकि जब फिर बोर्ड में प्रश्न आते थे, तो हम लोगों के लिए वैकल्पिक क्वेश्चन आते थे। हाँ, आते आते आते। जी, जो हाँ ये जी। डायग्राम और चित्र वाला, जो ज्योमेट्री वाला, जो मैथ्स में जो पोर्शन होता है, हाँ जी। और केमिस्ट्री में जो आपका उस टाइप का लैब वाला जो हाँ पोर्शन जी। होता है, हाँ जी। उसके बदले में। एक वैकल्पिक जी दिया जाता है आपको। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ये डायग्राम के बारे में बताया। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपके साथी किसी क्वेश्चन को हिंदी अगर जैसे पूछा जाए बोर्ड में कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो आपको तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, ब्रीफ ब्रीफ कह लो या विस्तार से कह लो, जी एक गैमेड फॉर्म में या एक ब्रीफ फॉर्म में। लेकिन साइटेड को बोलोगे तो वो एक डायग्राम बना देगा कि भाई इस शताब्दी में ये आए, ये स्वर आए, ये हटे, इस भाषा का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ, इस भाषा का कम हुआ। जी तो डायग्राम से उन्हें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। आप एक थ्योरी लेकर चलेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर भी देखता है यार बहुत लंबा लिखा हुआ है, तो उसको मैनेज करने में यहाँ पर कभी दिक्कत आई आपको? कि डिफरेंस ये होता है साइटोडो में कि वो चित्र के माध्यम से जल्दी समझा देते हैं, हम जी लोग चित्र के माध्यम से नहीं समझा पाते, हम लोग शब्द चित्रण करते हैं जिसके माध्यम से थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम उसे कैलकुलेट भी करते हैं साथ साथ में जब शब्द चित्रण होता है। तो इसके बारे में कोई जानकारी आपको? नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये होता है कि जैसे जो चित्र के माध्यम से जैसे या पढ़ाया जा रहा है या उसको उतारना हो डायग्राम जैसे परीक्षा में, तो वो आसानी रहता है। लेकिन हम लोग के साथ हाँ ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि एक तो हम ऐसा डायग्राम बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल। और फिर इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनको समझना भी थोड़ा टफ पड़ जाता है। हाँ जी। हाँ जी। जी तो अब हम, ये तो आपकी शिक्षा दीक्षा की बात हुई कि कठिनाई कैसे हुई आपको। मैं जरा जो ये आपका एकेडमिक है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, इनसे हटकर थोड़ा बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कभी आप रोजगार के प्रति लगन हुए हैं तो आपकी लगन बढ़ी, आपने कहीं अप्लाई किया या कुछ हुआ, वहाँ पर क्या दिक्कतें आई आपको? जी, ये भी अच्छा सवाल है आपका। फिर से शुक्रिया आपका। जी, हम्म, इसमें हाँ कोशिश करी मैंने रोजगार के लिए, हम्म, मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो इसमें काफ़ी समस्या आती है, हम्म, खास करके क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो किताबें होती है वो ब्रेल में होती नहीं है उतने अधिक, मतलब हम्म, तो उसको ऑनलाइन जैसे पढ़ना है हमें, तो बाकी चीज़ें तो जो थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं वो तो समझ में आ जाता है, खास करके जैसे मैथ्स से रीजनिंग या साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आ पाते हैं।
वो ऑनलाइन में बताते हैं तो वो जो सामान्य बच्चों के हिसाब से ही बताते हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत होती है। जी। अच्छा, तो जैसा कहते हैं कि ब्रेल का विकास बहुत हुआ है, ये जो ब्रेल के विकास के बारे में अब थोड़ा एडवांस में चलते हैं हम। अभी थोड़ा ऐसे ही थे, थोड़ा नॉर्मल पूछ रहे थे हम आपसे, आपके बैकग्राउंड, शिक्षा आदि के बारे जी में। जी बिल्कुल। अब थोड़ा इस पर आ जाते हैं कि एक संभ्रांत रूप में हम कहते हैं कि ब्रेल का विकास हुआ है। जी हम देखते हैं कि डिवाइसेस भी ऐसी आ गई हैं, मशीन भी, जैसे ऑर्बिट रीडर, लेबलर, ब्रेल ब्रेल लिबरल, में। हाँ, जी ब्रेल मी, जी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, एल ब्रेल। जी तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम बड़े स्तर पर जाते हैं, रोजगार या शिक्षा के स्तर पर, जी तो क्या आपको ये जो ब्रेल का विकास है ये कहीं नज़र आता है? आपको लगता है कि मेरे को अगर ब्रेल में ये चीज़ें मिलती, क्योंकि हम तो कहीं ब्रेल देखते ही नहीं है। जी जी जब बड़े स्तर पर जाते हैं, नौकरी भी करेंगे तो वहाँ पर भी वो लोग एक OMR शीट देते हैं जी और एक प्रश्न पुस्तिका देते हैं जिसके ऊपर प्रश्न लिखे होते हैं, और OMR शीट पर हमें वो टिक करने होते हैं। वो हमारा जी हाँ जी, जी जी OMR शीट होती है वो। जी जी उसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन समथिंग कुछ बोलते हैं। तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं श्रोताओं से माफ़ी चाहूँगा कि इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं इसकी फुल फॉर्म के। तो वहाँ पर आप सोचते हैं कि ब्रेल होनी चाहिए, मेरा पेपर ब्रेल में होना चाहिए, या कंप्यूटर एक्सेसिबल होना चाहिए मेरे लिए, कि मैं ये करूँ तो वो हो जाए जो मैं चाहूँगा, आपको डेटा इजी मिल जाता है। जी जी। ये वैसे जैसे आपने बोला कि जैसे कंप्यूटर एक्सेसिबल होता परीक्षाओं में, या वहाँ पर ब्रेल में क्वेश्चन पेपर आता, खैर ये तो बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर जैसे जैसे हम कॉलेजों में पढ़ते हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, इन चीज़ों में भी अगर ब्रेल में ये पुस्तकें छप जाती, या जो डेली रूटीन चीज़ें होती है जैसे न्यूज़ पेपर हो गए, तो इन चीज़ों के बारे में भी अगर ब्रेल में बुकें होती तो मतलब काफ़ी हेल्प मिलता। हाँ जी। जी तो अगला सवाल मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है थोड़ा, जी जी ध्यान से सुनिएगा। जी बिल्कुल। कभी कभी जॉब करने हम जाते हैं तो इसमें रीजनिंग नाम का एक एप्टीट्यूड आता है ना? जी जी उसमें कभी पूछ लिया जाता है, जैसे मैं तुम्हारा राइटर हूँ, जी एक पल के लिए मान लेते हैं, और मैंने पढ़ा कि गोविंद जी, तीसरा सवाल है, ए बी के दाईं तरफ बैठा है, सी बी के बाईं तरफ बैठा है, डी के दाईं तरफ ई बैठा है, और एफ के बाईं तरफ जी बैठा है। तो इनको क्रमशः लगाते हुए अगर हम ये पूछें कि ई के बाईं तरफ कौन बैठा है, तो आपको ये सवाल शायद समझ में मुश्किल से आए, जी क्योंकि पहले आप डेटा से कनेक्ट नहीं है। जो डेटा मैं बोल रहा हूँ ये आप ऑडियो फॉर्म में सुन रहे हैं मुझसे, जी जी है ना? यही चीज आपके सामने लिखी होती ब्रेल में, तो आपको डेटा से कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आती, गैप नहीं रहता वहाँ पर। जी तो ये समस्या कैसे आप चाहते हैं कि ऐसा कंप्यूटर में सिस्टम आए कि मैं RDB जो ब्रेल डिस्प्ले होती है उससे पढूं और जल्दी से कनेक्ट कर पाऊं अपने आप को? ऐसी कभी दिक्कत आई आपको? हाँ, ये तो आती रहती है, वैसे होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसे हो जाए अगर ब्रेल में, तो एक तो इसलिए जो ब्रेल के प्रति जो आजकल मतलब लोगों का ध्यान कम हो रहा है ब्रेल के प्रति, तो वो भी बढ़ेगा, और वो लोग भी जो और अच्छे तरीके से सफल होंगे अगर ये चीज़ें सब होने लगे ब्रेल में। तो ये ब्रेल के लिए भी अच्छा है और छात्रों के लिए भी अच्छा है जो मतलब इन चीज़ों में कार्यरत रहते हैं, अच्छा। या जो इसका संलग्न रहते हैं। जी तो मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम ब्रेल के विकास की बात करते हैं तो आप क्या मानते हैं कि ब्रेल केवल ब्लाइंड तक सीमित रहकर विकास कर सकती है, कि नॉर्मल अगर इसे सीखें तब ये ज़्यादा विकास कर सकती है? क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा जो इंटरेक्शन है वो साइटेड से ही पढ़ना है। रोजगार में जाओ या नौकरी में जाओ या आप कोई फॉर्म भरो,
उसके लिए पहला इंटरेक्शन आपका साइटेड के साथ होता है, क्योंकि आपको पेपर देना होता है। अगर नॉर्मल भी ये सीख लेता है ब्रेल और कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी जान लेता है, तो आपको नहीं लगता कि ये विकास ज़्यादा हो पाएगा बजाय ब्लाइंड को ही प्रेफर करने के, कि ब्रेल ब्लाइंड को सीखनी चाहिए। इवन अगर हम ये कहें कि स्कूलों में शुरू से एक वॉलेंटरीली रूप में ये कहें कि यार ब्रेल बच्चों को आने सिखानी चाहिए, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, फोर्स ना डालें, एज अ कैरिकुलम उसे इम्पोज ना करते हुए जी उसको एज अ फन ट्रीट करें कि एक गेम है बच्चों की, हम आपके साथ ये ब्रेल एक नया गेम लाए हैं, इसे सीखो, हम कुछ ना कुछ उसमें उपहार देते हैं। जैसा कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत अच्छे फिलोसोफर हुए हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो कहते हैं कि जब कंपनी काम करवाती है तो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देकर या बोनस देकर वो अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। तो ऐसा ही स्कूलों में अगर ब्रेल के साथ ट्रीटमेंट हो तो क्या ये ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा ब्रेल का? हाँ, ये तो निश्चित ही विकास तो होगा ही, और बाकी ये तो खैर उनका पर्सनल मैटर रहेगा। जैसे कोई, जैसे आपने बोला कि साइटेड को सीखना चाहिए कि नहीं, वो तो आप जिसको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगे जो लोग वो सीखेंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो पाठ्य पुस्तकें होती है या ब्रेल में, जैसे साइट ये प्रिंट में काफ़ी ऐसे नई नई पुस्तकें आती रहती है और मटेरियल भी ज़्यादा है, तो ब्रेल में कम है। अगर ऐसे ब्रेल बुकों में भी ऐसे मटेरियल बढ़ा दिया जाए, मतलब अधिकतर किताबें छपे, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ब्रेल के प्रति जो रुझान कम हुआ है लोगों का, वो रुझान भी बढ़ेगा, और मतलब बच्चों का भी, और जो भी ब्रेल के प्रति उस तरीके से होते हैं कि अब इसका तो ज़्यादा मतलब इसका कोई वो नहीं है, तो वो और अच्छे से मतलब इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए वो आसानी से अगर ब्रेल में मिल जाएगा तो और ज़्यादा मतलब उसके प्रति अपना मतलब और अच्छे से सीखेंगे उसको। जी, तो गोविंद जी, ये तो हुई हमारी इन समस्याओं की बात। अब हम थोड़ा बहुत ही दोस्ताना तरीके से पूछना चाहेंगे, जी, आपके शौक क्या हैं? खेलने में, खाने में, या संगीत में, साहित्य में, किस में आप ज़्यादा शौकीन हैं? जी, मेरा शौक अधिकतर उपन्यास पढ़ने में है। जैसे प्रेमचंद के हो गए, और कोई एक दो? अच्छा, प्रेमचंद के हाँ जी। जैसे निर्मला, गबन, गोदान, और जासूसी उपन्यास भी काफ़ी पसंद है। जैसे वेद प्रकाश शर्मा जी के हो गए, सुरेंद्र मोहन पाठक जी के हो गए। जी, अच्छा, हिंदी में? जी, हिंदी में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और संगीत? संगीत सुनना पसंद है। अच्छा, वो पुराना, जैसे किस विधा को आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? विधा मीन्स, विधा मतलब जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक, पुराने गाने, नए गाने, पुराने गाने, गजल, पुराने गाने। अच्छा, पुराने गाने। जी, अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे गोविंद जी, और इनको हम अलविदा कहते हैं। आप स्टूडियो में आए, अपना आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और जिन्होंने इस इंटरव्यू को सुना उन सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया। मेरी बात, मेरी बात, आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने,
दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।